अरे प्रभात, तेरी पत्नी तो अभी तक लौटी नहीं। फोन मिलाओ तो वो भी बंद आता है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है आजकल। सोफे पर बैठी कमला देवी ने गहरी सांस लेते हुए और माथे पर सिलवटें डालते हुए कहा। प्रभात ने खिड़की से बाहर देखते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, माँ, बाहर मौसम बहुत खराब है। आंधी तूफान चल रहा है। शायद कहीं ऑटो ना मिल रहा होगा। मुझे एक बार जाकर स्टैंड पर देखना चाहिए। तू क्यों उसकी इतनी वकालत कर रहा है? जब उसे खुद इस घर की इज्जत की परवाह नहीं, तो तू क्यों परेशान है? कमला देवी का स्वर अब थोड़ा और तीखा हो गया था। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और दुनिया देखी है मैंने। मुझे इस लड़की के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लगते। रोज शाम को 4 बजे तैयार होकर निकल जाती है और रात के 8 बजे लौटती है। पूछो तो कहती है कि सहेली के घर गई थी। कौन सी सहेली है जो उसे रोज बुलाती है? शरीफ घरों की बहुएं ऐसे शाम ढले बिना वजह घर के बाहर नहीं घूमती। मुझे तो लगता है इसका कहीं और चक्कर चल रहा है। हमारे खानदान की नाक कटवा कर मानेगी ये। प्रभात अपनी माँ की बातें सुनकर अंदर तक सिहर गया। वो अपनी पत्नी हेमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन पिछले कुछ महीने से हेमा का व्यवहार सच में बहुत अजीब हो गया था। वो हर शाम चुपचाप घर से निकल जाती थी। जब प्रभात उससे पूछता तो वो बात को टाल देती या फिर कोई बहाना बना देती। प्रभात के मन में शक का बीज तो नहीं था, लेकिन एक अनजाना सा डर जरूर बैठने लगा था। कमला देवी ने अपनी पूरी जवानी बहुत संघर्ष में बिताई थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने लोगों के ताने सुनकर और पाई पाई जोड़कर प्रभात को पढ़ाया लिखाया था। प्रभात अब एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था, लेकिन घर का लोन और अन्य खर्चों के कारण अभी भी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। कमला देवी को हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उनके इस छोटे से आशियाने की शांति न छीन ले। बाहर बारिश का शोर तेज हो गया था। रात के 9 बज चुके थे। प्रभात का धैर्य अब जवाब दे गया। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। उसे पता था कि हेमा हमेशा चौराहे वाले ऑटो स्टैंड पर एक लाल रंग के ऑटो लेती है। उसने वहां जाकर पूछताछ की तो एक चाय वाले ने बताया कि वो मैडम तो हमेशा पुराने शहर के रेशम बाजार की तरफ जाती है। रेशम बाजार शहर का वो इलाका था जहां जरी, कढ़ाई और पुराने कपड़ों के कारखाने थे। प्रभात का दिल जोरों से धड़कने लगा। हेमा वहां क्या करने जाती है? वो गाड़ी दौड़ाता हुआ उस तंग और कीचड़ भरी गली में पहुंचा। वहां की अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। बस गली के अंत में एक पुराने कारखाने की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। प्रभात अपनी गाड़ी से उतरा और भीगते हुए उस कारखाने के दरवाजे तक पहुंचा। उसने जो दृश्य अंदर देखा, उसने उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर के रख दिया। कारखाने के अंदर एक छोटी सी मशीन के पास हेमा बैठी थी। वहां ना कोई पंखा था और ना ही कोई आराम। हेमा की उंगलियों पर पट्टियां बंधी थी और वो एक भारी लाल रंग के लहंगे पर बेहद बारीक सोने के तारों की कढ़ाई कर रही थी। पसीने से उसका चेहरा पूरा भीग चुका था। तभी वहां कारखाने का मालिक आया और बोला, बेटा हेमा, आज तो तूने कमाल कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी जल्दी इस भारी लहंगे का काम पूरा कर लेगी। तेरी उंगलियों से तो खून बह रहा है। तू पागल है क्या? इतनी भी क्या मजबूरी थी जो तूने दिन रात एक कर दिया? हेमा ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को साड़ी के पल्लू में छिपा लिया और बोली, मजबूरी नहीं काका, ये तो मेरी तपस्या थी। आज मेरे ससुर जी की बरसी है। मेरी सास ने अपने पति की दी हुई आखिरी निशानी, वो सोने के पुश्तैनी कंगन, मेरे पति की पढ़ाई के लिए गिरवी रख दिए थे। कल उस सेठ की मियाद पूरी हो रही थी। अगर मैं ये पैसे नहीं चुकाती तो वो कंगन हमेशा के लिए पिघला दिए जाते। मुझे बस मेरे पैसे दे दीजिए काका। मुझे अपनी माँ के कंगन वापस लाने हैं। मालिक ने आंखों में आंसू लिए उसे एक लिफाफा थमा दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा प्रभात ये सब कुछ सुन रहा था। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ बह रहे थे। उसे याद आ गया कि कुछ महीने पहले कमला देवी अपने पुराने संदूक के पास बैठी रो रही थी, क्योंकि सेठ ने कंगन छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे और प्रभात के पास पैसे नहीं थे। हेमा ने यह सब कुछ देख लिया था। उसने प्रभात को बिना बताए ये भारी काम अपने सिर ले लिया था ताकि उसके पति पर कोई बोझ ना पड़े और उसकी सास का स्वाभिमान वापस लौट आए। प्रभात ने दरवाज़ा खोला। हेमा उसे देखकर घबरा गई। उसने लिफाफा छिपाने की कोशिश की, लेकिन प्रभात ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे हेमा, मैं कितना अभागा हूँ जो अपनी ही पत्नी की तकलीफ नहीं देख पाया, और मेरे घर वाले तुझ पर। प्रभात आगे कुछ बोल नहीं पाया। हेमा ने उसके आंसू पोंछे। आप क्यों रो रहे हैं? चलिए
सेठ की दुकान पर चलते हैं। रात के 10 बजे जब प्रभात और हेमा घर पहुंचे तो कमला देवी दरवाजे पर ही गुस्से में आग बबूला खड़ी थी। आ गई महारानी, आज तो तूने हद ही कर दी। अब तू इस घर में कदम नहीं रखेगी। मैंने प्रभात से कह दिया है कि मुझे ऐसी कुल्टा बहू। कमला देवी अपनी बात पूरी भी कर नहीं पाई कि प्रभात ने उनके हाथ में एक लाल रंग की मखमली डिब्बी रख दी। ये क्या है? कमला देवी ने झिड़कते हुए डिब्बी खोली। अंदर उनके वही पुश्तैनी सोने की कंगन चमक रहे थे जिन्हें उन्होंने 10 साल पहले गिरवी रखा था। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। प्रभात ने हेमा के दोनों हाथ आगे किए। उन नाजुक उंगलियों पर सुइयों के गहरे घाव थे और खून सूख चुका था। जिस बहू को आप उल्टा कह रही थी माँ, उसने पिछले 3 महीने से इस कीचड़ भरी बारिश और चिलचिलाती धूप में अपनी उंगलियां छलनी करवाकर आपके ये कंगन वापस छुड़ाए हैं। वो रोज शाम को अपनी सहेली के घर नहीं बल्कि जरी के कारखाने में मजदूरी करने जाती थी ताकि आपके बेटे पर कर्ज का बोझ ना पड़े और आपकी आंखों के आंसू पोंछ सके। कमला देवी की पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की पर वो इतनी घटिया लांछन लगा रही थी वो असल में उनके घर की देवी थी। कंगन उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गए। वो वही जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने हेमा के दोनों घाव भरे हाथों को अपने माथे से लगा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कितनी अंधी हो गई थी। मैंने एक हीरे को कांच समझकर पत्थरों से मारा। मैं तेरी सास नहीं, तेरी मुजरिम हूँ। हेमा ने तुरंत जमीन पर बैठकर अपनी सास को गले से लगा लिया। माँ, आप मेरी माँ हैं। माँ की डांट का कोई बुरा मानता है क्या? ये कंगन आपके पास ही अच्छे लगते हैं। उस तूफानी रात में घर के बाहर भले ही बारिश हो रही थी लेकिन घर के अंदर आंसुओं की उस बरसात ने शक, नफरत और गलतफहमियों का सारा मैल धो डाला था। कमला देवी समझ चुकी थी कि इंसान की पहचान उसके लौटने के समय से नहीं बल्कि उसके दिल की नीयत से होती है। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कभी ऐसा हुआ है जब बिना सच्चाई जाने अपनों पर गलत शक किया गया हो? क्या आपको लगता है कि रिश्तों में थोड़ा विश्वास और धैर्य होना बहुत ज़रूरी है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।